हेलो बच्चों, तो इस वीडियो में हम करने वाले क्लास 10th मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो कि 2024 मार्च में हुआ था। और इसमें डिटेल सॉल्यूशन होंगे हर क्वेश्चन को, चाहे सेक्शन ए का हो, एमसीक्यू हो या ऑब्जेक्टिव हो, सभी सब्जेक्टिव क्वेश्चन हो, सभी को बहुत डिटेल सॉल्यूशन के साथ समझाया जाएगा, जिससे कि सारे कॉन्सेप्ट भी क्लियर होते जाएं और तुम्हें अच्छे से सारे क्वेश्चन समझ में आए। और इससे ये अगर पेपर सोल्व कर लोगे तो ये तुम्हारे बोर्ड एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, तुम्हें आइडिया मिलेगा किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं और किस तरीके से पेपर सोल्व करना होता है। ठीक है, तो चलिए करते हैं शुरू। तो देखो, सबसे पहले हम सेक्शन ए करेंगे। इस वीडियो में हम सेक्शन ए करेंगे कंप्लीट, और फिर नेक्स्ट वीडियो में हम सेक्शन बी करेंगे। ऐसे सेक्शन वाइज हम करते चले जाएंगे। ठीक है, तो अब सेक्शन ए में हमारे पास सारे एमसीक्यू क्वेश्चन है, जिसमें कि हमें 20 क्वेश्चन होंगे, ईच 1 मार्क का क्वेश्चन होगा। हर क्वेश्चन को हमें यहाँ पे देखो टिक लगाना होता है एग्जाम में, तो पर मैं तुम्हें एक्सप्लेन करके बताऊंगा किस तरीके से सोल्व करना है और कैसे नहीं। ठीक है, तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है कि इफ ए एक्स प्लस बी वाई बराबर है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के, एंड बी एक्स प्लस ए वाई बराबर है 0 के, देन द वैल्यू ऑफ एक्स प्लस वाई। अब देखो, जो जो चीज हमसे बोली गई है वो लिख लेते हैं। यहाँ क्वेश्चन नंबर 1 डाल लेता हूँ इसके सॉल्यूशन के लिए। हमें गिवन दिया हुआ है ए एक्स प्लस बी वाई बराबर दिया है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के, और यहाँ पे हमारे पास बी एक्स प्लस ए वाई दिया हुआ है 0 के इक्वल। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं इसको, इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं। और 2 फाइंड क्या है हमारे पास, फाइंड हमें क्या करना है, फाइंड करना है एक्स प्लस वाई की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, वो क्या होगी। ठीक है, ये चीज हमें यहाँ फाइंड करके बतानी है। तो किस तरीके से सोल्व करेंगे वो चीज हम यहाँ पे देखते हैं। ठीक है, तो हमें कुछ नहीं करना, इसे सोल्व करने के लिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ सोल्यूशन। ऐड कर देंगे इक्वेशन, बोथ इक्वेशन को ऐड कर देना है। ऐड इक्वेशन 1 एंड 2, इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर देना है। तो यहाँ पे ए एक्स प्लस बी वाई, और देखो ये वाला पार्ट एक साथ ऐड होगा और ये वाला पार्ट एक तरफ ऐड होगा। ठीक है, ए एक्स प्लस यहाँ पे बी एक्स हो जाएगा, प्लस यहाँ पे ए वाई इक्वल टू यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 0। अब देखो एक्स वाली टर्म को सेपरेट कर लो, ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस बी वाई प्लस ए वाई। देन यहाँ पे लिख लेते हैं क्या बोलते हैं, यहाँ तो 0 हो गया, तो देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी, यही तो होता है फॉर्मूला। एक्सपेंड करके लिख लिया यहाँ पे। अब देखो इस वाली टर्म में से हमारे पास एक्स कॉमन आ रहा है, एक्स कॉमन लिया, बी ए प्लस बी बचा। इस वाली टर्म में से हमारे पास इन दोनों में से वाई कॉमन आ रहा है, तो वाई कॉमन ले लेंगे यहाँ पे, फिर बचेगा बी प्लस ए। ठीक है, इक्वल टू ए प्लस बी ए माइनस बी। देखो स्टैंडर्ड का है तो थोड़ा लेंथी तो होगा क्वेश्चन, इजीली तो हो नहीं पाएगा। ठीक है, स्टैंडर्ड के थोड़े हार्ड होते हैं क्वेश्चन बेसिक से, और क्या बोलते हैं, पर हम डिटेल समझेंगे, एक एक अच्छे से समझेंगे सारे क्वेश्चन को। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हमारे पास ये मिडिल टर्म स्प्लिटिंग वाला कॉन्सेप्ट बन गया। देखो एक बार जो हमारा अंदर वाला ब्रैकेट सेम है, तो एक बार बाहर वाली टर्म लिखी जाती है ब्रैकेट में, और एक बार अंदर वाली टर्म लिखी जाती है। ठीक है, ये हो गया हमारे पास। इक्वल टू ये ऊपर से ये लाइन हटेगी भाई, यहाँ पे लाइन नहीं रखनी है, ये वाली ये लाइन नहीं है। ठीक है, इक्वल टू में ए प्लस बी और ए माइनस बी है यहाँ पे हमारे पास मल्टीप्लाई में, ए प्लस बी इधर मल्टीप्लाई में हो जाकर डिवाइड में हो जाएगा, तो एक्स प्लस वाई इक्वल टू ए प्लस बी डिवाइड बाय ए प्लस बी, और यहाँ पे ए माइनस बी। तो ये पूरा कट जाएगा ये वाला ब्रैकेट इससे। ठीक है, तो बचा क्या, एक्स प्लस वाई की वैल्यू कितनी है, ए माइनस बी, ये हमारा आंसर हो गया। और ये ऑप्शन में हमारा है ए माइनस बी, सी, ऑप्शन नंबर सी हो गया। ये तो इस तरीके से करना था। ठीक है, देखो ये एमसीक्यू क्वेश्चन है, थोड़ा देखो थोड़ा सा तो डिफिकल्ट टाइप का होगा, क्योंकि स्टैंडर्ड है ना, तो इसलिए थोड़ा समझने में लग सकता है टाइम, पर इतना भी हार्ड नहीं है कि जो समझ में नहीं आएगा। यहाँ लाइन ड्रॉ कर देता हूँ। अब करते हैं हम ऊपर क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें क्या हुआ है, द एचसीएफ ऑफ 2 नंबर, मतलब 2 नंबर दिए हुए, उनका एचसीएफ हमें 13 बोल दिया। इफ एलसीएम ऑफ सेम नंबर 40x दिया हुआ है, देन द वैल्यू ऑफ x फाइंड करनी है। ठीक है भाई, हमें दे रखा है जो एचसीएफ है, जो जो दिया हुआ वो लिखते हैं। एचसीएफ ऑफ 65 और 104 का एचसीएफ दिया हुआ है 13, और एलसीएम दिया हुआ है हमें सेम नंबर का 65 और 104 का एलसीएम दिया हुआ है 40x दिया हुआ है। हमारे पास एक रिलेशन होता है, फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई में सेकंड नंबर बराबर होता है एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ, ये रिलेशन होता है। देखो फर्स्ट चैप्टर का क्वेश्चन है ये। तो हमारे नंबर कौन से है, 65 मल्टीप्लाई 104 इक्वल टू एलसीएम हमारा 40x मल्टीप्लाई में 13 है। ठीक है, अब यहाँ पे ये सब चीज मल्टीप्लाई में इधर डिवाइड में लिया हो, 65 मल्टीप्लाई 104 डिवाइड में यहाँ पे आ गया 40 मल्टीप्लाई में 13, तो इधर बचा सिर्फ हमारे पास x। ठीक है, इसे काट लेते हैं, 13 जा 13, 13 5 जा 65, 5 1 जा 5, 5 8 जा 40। ठीक है, ये 8 से कट जाएगा तुम्हारा, 8 1 जा 8, और यहाँ पे हो जाएगा तुम्हारा 8 1 जा 8, 2 कर गया, और 8 3 जा 24। ठीक है, तो x की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ गई, 13, ये सिंपलीफाई करके आ गया, तो x की वैल्यू 13 आ रही, 13 ऑप्शन नंबर बी है। तो यहाँ पे क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2 यहाँ पे कंप्लीट हो जाते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 3, इसमें क्या करा, इफ अ पोलिनोमियल
पी एक्स इज गिवन बाय ये पोलिनोमियल दे रखी है हमें, ठीक है। सॉल्यूशन लिखेंगे यहाँ पे, इक्वेशन लिख लेते हैं। सबसे पहले इक्वेशन जो हमें यहाँ पे दी हुई है, इक्वेशन दी हुई है जो पी एक्स हमें दिया हुआ है वो हमें बराबर दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 के, ठीक है। अब देखो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए जल्दी जल्दी क्वेश्चन सोल्व करेंगे यहाँ पे हम, ठीक है, स्टेप वाइज, बस जो भी कॉन्सेप्ट होगा समझते चलना। ये दिया हुआ है और दूसरा हमें P1 प्लस P4 की वैल्यू चाहिए, P1 प्लस P4 की वैल्यू चाहिए ना। तो देखो कैसे, P1 का मतलब पता है क्या है, इसमें इन्होंने कहा है एक बार हमें x की जगह 1 रखना है और एक बार हमें 4 रखना है, फिर हमें वैल्यू क्या आएगी वो बतानी है, ठीक है भाई। तो इसे सोल्व करते हैं अब। तो सबसे पहले हम यहाँ देख रहे हैं कि भाई P1 प्लस P4 चाहिए। तो P1 अब यहाँ पे इस वाले टर्म में एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 प्लस एक्स स्क्वायर 2 बार लिख लेता हूँ मैं यहाँ पे। अब यहाँ पे इधर वाले टर्म में मैं p की वैल्यू 1 रखूंगा, तो 1 स्क्वायर माइनस 5 मल्टीप्लाई 1 प्लस 6 प्लस में यहाँ पे रखूंगा 1 स्क्वायर माइनस 5 मल्टीप्लाई 1 नहीं, यहाँ पे 4 है, सॉरी 4 का स्क्वायर 4 प्लस में 6, ठीक है। इधर वहाँ पे 4 रख दी वैल्यू, 1 का स्क्वायर 1 होता है, 5 × 5 प्लस 6, इसे सोल्व करा तो 1 प्लस 1 मतलब कि 2 आया। इसे सोल्व करा 4 का स्क्वायर 16, यहाँ पे 4 5 या 20 प्लस 6, इसको सोल्व करा तो यहाँ पे 20 में से 16 गई तो माइनस का 4 बचा, प्लस का 6, यहाँ पे माइनस करा तो प्लस का 2 बचा, प्लस करा दोनों को तो यहाँ पे 4 आ गया प्लस का, तो प्लस का क्या आ रहा है 4, प्लस का 4, ऑप्शन नंबर बी है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 भी इजीली हो गया, बस कुछ नहीं था। यहाँ पे एक्स की वैल्यू रख दी थी, एक एक्स की वैल्यू ये थी, एक एक्स की वैल्यू होती है, और इसको सोल्व करके दोनों का आंसर बता देना था यहाँ पे इस तरीके से, ठीक है। यहाँ पे हमने वैल्यू पुट कर दिया दोनों में अलग अलग टर्म में और ये सोल्व कर दिया, ठीक है, इस तरीके से। बहुत आसान क्वेश्चन था, ये ज़्यादा हार्ड नहीं था, इसे ये तो इजीली कोई भी कर सकता है, ठीक है। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, इसमें हमें क्या दिया वो देखते हैं। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारे पास, इफ द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज 16, ये कह रहा है डिस्क्रिमिनेंट जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का वो 16 दिया हुआ है, देन द वैल्यू ऑफ सी बतानी है, इसमें सी की वैल्यू क्या होगी इस वाली इक्वेशन में। अब देखो सॉल्यूशन करने के लिए सबसे पहले हमें इसमें क्या करना पड़ेगा, जो इक्वेशन है वो लिखनी पड़ेगी। इक्वेशन हमारी क्या है, 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस सी इक्वल टू 0, ये इक्वेशन हमें दी हुई है, ठीक है। अब डिस्क्रिमिनेंट हमारा क्या होता है वो चीज़ देखते हैं हम हमारे पास, ठीक है। डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला हमारे पास होता है डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, चैप्टर 4 का क्वेश्चन है, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास डी हमें कितना दिया हुआ है वो चीज़ देखेंगे। अब डी की देखो ध्यान से देखो, अगर हमारे पास मैं लिखता हूँ डी, इसमें हमारे पास इन्होंने 16 दे दिया डिस्क्रिमिनेंट। अब डी का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये है, ये फॉर्मूला यहाँ पे मैंने बताया है। अब मैं सोल्यूशन यहाँ से कर रहा हूँ मेनली, तो ठीक है। तो यहाँ पे ये दिया हुआ है हमारे पास। अब बी क्या होता है, एक्स का कोफिशिएंट होता है हमारे पास बी, जो कि हमें -2 दिया हुआ है इन्होंने इक्वेशन में, ठीक है। -4 इंटू ए कितना है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट जो कि 3 है, मल्टीप्लाई सी, हमारा सी की वैल्यू एज इट इज रखनी है यहाँ पे सी, तो क्योंकि फाइंड करना है ना हमें यहाँ, ठीक है। -2 का स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास 4 आएगा, यहाँ पे -4 मल्टीप्लाई में 3 मल्टीप्लाई में सी एज इट इज अभी है। अब यहाँ से हमने देखा इसकी मैं इसकी मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, ये 4 जो है इधर प्लस का भेज देता हूँ, माइनस से सॉरी इधर प्लस का है यहाँ पे, ये 4 इधर आ जाएगा हमारे पास माइनस का, ठीक है। तो इसकी मल्टीप्लाई करूँगा यहाँ पे 4 3 जा 12 मल्टीप्लाई में सी इक्वल टू 16 -4 आ गया यहाँ पे, ठीक है। अब सी इधर एज इट इज रहेगा, इसे माइनस करा, यहाँ पे 12 आया और यहाँ पे माइनस का 12 डिवाइड में आ गया मल्टीप्लाई से, इसे काटा तो हमारे पास माइनस का 1 बचा, सी कितना है -1। बहुत इजी क्वेश्चन था, इजीली यहाँ पे हो गया। यहाँ पे स्टेप वाइज ये ध्यान रखना, इसमें यहाँ पे वैल्यू पुट की है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, इफ एन आर्क एंड सबटेंड एन एंगल 90 डिग्री एट द सेंटर ऑफ अ सर्कल, ठीक है। ये कह रहा है हमारे पास एक आर्क है सर्कल की जो सेंटर पे एंगल बनाती है हमारे पास 90 डिग्री का, ठीक है भाई। तो इन्होंने तुमसे क्या कहा है कि भाई तुम्हें बताना है देन द रेशियो ऑफ इट्स लेंथ टू द सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल, ठीक है भाई। रेशियो वो बताना है, रेशियो क्या होगा हमारे पास, रखते हैं यहाँ पे हमारे पास। सबसे पहले तो हम सर्कल में तुम्हें बताता हूँ ये डायग्राम को कहाँ की बात हो रही है, ठीक है। जैसे मान लो हमारे पास ये सर्कल है, ये सर्कल मैं यहाँ पे बना लेता हूँ साइड में। तो इन्होंने हमसे कहा है ये एक यहाँ पे हमारे पास ये 90 डिग्री का एंगल बनना है यहाँ। तो जो ये लेंथ ऑफ आर्क है, ये वाली लेंथ ऑफ आर्क यहाँ से यहाँ तक, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक की जो लेंथ ऑफ आर्क है वो हमारे पास उसका रेशियो, ठीक है। और सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल, सर्कल के सर्कमफ्रेंस का रेशियो क्या होगा। तो देखो लेंथ ऑफ आर्क का हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है वो रखते हैं पहले। जो लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला हमारे पास होता है थीटा अपॉन में 360 मल्टीप्लाई में 2 पाई आर, ये ए रिलेटेड टू सर्कल के चैप्टर का क्वेश्चन है। और सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला जो होता है हमारे पास, सर्कमफ्रेंस का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2 पाई आर ये। अब इन दोनों का रेशियो चाहिए, तो रेशियो फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे,
दोनों को रख देंगे डिवाइड में, थीटा अपॉन में 360 मल्टीप्लाई 2 पाई आर, ऊपर ये वाला रखना लेंथ वर्क, डिवाइड में सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल 2 पाई आर। अब देखो वैल्यू भी ना रखे, ये तो कट गया, यहाँ से कैंसिल आउट हो गया, बचा क्या हमारे पास में थीटा अपॉन में 360, और थीटा कितना दिया इन्होंने हमें 90 बोला, क्योंकि 90 बोला हुआ है ना, ये थीटा होता है, तो 90 अपॉन में 360, इसे काटा तो हमारे पास कितना आ गया 1/4, 90 90 19 4 360, तो कितना आ गया 1:4, 1:4 ऑप्शन कौन सा है बी, ये हमारा आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन देखो बहुत आसान क्वेश्चन, स्टैंडर्ड का पेपर है, पर इजीली अगर हम कॉन्सेप्ट समझ के करेंगे तो बहुत जल्दी जल्दी कर पाते हैं, ठीक है। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, द एरिया ऑफ द सेक्टर ऑफ अ सर्कल, ये कह रहा है एरिया क्या होगा सेक्टर ऑफ, अच्छा एरिया होगा नहीं दिया हुआ है, एरिया ऑफ अ सेक्टर ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस, ये एक सर्कल है जिसकी रेडियस इतनी है और जिसका एरिया ये दिया हुआ है हमें 60 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, द सेंट्रल एंगल ऑफ द सेक्टर, उसका सेंट्रल एंगल क्या होगा ये पूछ लिया इन्होंने, उस सेक्टर का एरिया का वो पूछा है, तो फॉर्मूला रखते हैं भाई सबसे पहले तो हम, तो एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है हमारे पास, एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला होता है हमारे पास थीटा अपॉन में 360 मल्टीप्लाई में पाई आर स्क्वायर, ये होता है हमारे पास एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला। थीटा हमें पता नहीं, थीटा इन्होंने हमसे पूछा है बस, पर इन्होंने एरिया ऑफ सेक्टर हमें गिवन दिया हुआ है, एरिया ऑफ सेक्टर कितना दिया हुआ है इन्होंने हमें 60 पाई दिया हुआ है, तो एरिया ऑफ सेक्टर कितना है 60 पाई, थीटा हमसे पूछा गया, थीटा निकालना है, थीटा निकाल लेंगे भाई, पाई की वैल्यू भी नहीं रखनी, एज इट इज रखते हैं, रेडियस हमें 12 दिया, 12 का स्क्वायर कर देते हैं, 12 मल्टीप्लाई 12, जो कटेगा काट देंगे, जो हमें निकालना है वो रख लेंगे। अब यहाँ पे देखा 60 मल्टीप्लाई में पाई इधर है, बाकी यहाँ पे थीटा को छोड़ के बाकी सब चीज को इधर लिया, देखो 360 इधर डिवाइड में, इधर जाके मल्टीप्लाई में, ठीक है। अब उधर से देखो पाई मल्टीप्लाई में, पाई डिवाइड में आ गया, 12 भी मल्टीप्लाई में था, दोनों बार ये डिवाइड में आ गया, तो यहाँ पे क्या बचा बस थीटा बचा, ठीक है। पाई से पाई कैंसिल आउट हुआ, ठीक है भाई, फिर यहाँ पे 12 5 जैसे कितना होता है 60, ये कट गया यहाँ पे, अब इसे 12 से ये कितने पे कट गया 3 पे कट गया 30, और मल्टीप्लाई करी तो हमारे पास कितना आया 5 3 15, 150 डिग्री का, तो थीटा कितना आ गया, ये देखो बिल्कुल सिंपलीफाई था, काटनी थी वैल्यू बस, ये हो गया, तो ये ऑप्शन नंबर हमारा डी, तो यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 भी कंप्लीट हो जाता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो होगा हमारे पास वो देखते हैं, इन्होंने क्या कहा हुआ है, इफ द डिफरेंस ऑफ मोड एंड मीडियन ऑफ डाटा इज ये। अब देखो इन्होंने क्या दे दिया, जो क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है पहले वो लिख लेते हैं हम, ठीक है। तो क्वेश्चन में इन्होंने हमसे बोल दिया कि भाई जो डिफरेंस है, मतलब मोड माइनस मीडियन है वो हमें 24 दे दिया, ठीक है। फिर इन्होंने कहा देन द डिफरेंस ऑफ इट्स मीडियन एंड मीन। अब इन्होंने हमसे पूछ लिया तुम्हें डिफरेंस बताना है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जो हमें बताना है इधर, तुम्हें मीडियन माइनस मीन बताना है क्या होगा, इसकी वैल्यू बतानी है तुम्हें, ठीक है भाई। तो ये कैसे निकालोगे वो चीज देखते हैं अब यहाँ पे हम। तो अब हमें एक इंपेरिकल रिलेशन पता होना चाहिए स्टैटिक्स का, जो हमारे पास स्टैटिक्स चैप्टर का स्टैटिस्टिक्स का हमारे पास एक फॉर्मूला होता है 3 मीडियन माइनस इक्वल टू मोड प्लस 2 मीन, ये हमारे पास फॉर्मूला होता है, ठीक है, इंपेरिकल रिलेशन। इसकी हेल्प से हमें करना पड़ेगा सोल्व, वो कैसे होगा वो देखो। अब यहाँ पे देखो जो हमें मोड माइनस मीडियन 24 दिया हुआ, यहाँ से मोड की वैल्यू निकाली जा सकती है, मोड कितना आ जाएगा यहाँ पे इक्वल टू 24, देखो मीडियन इधर माइनस का इधर आके प्लस का, तो मोड की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे 24 प्लस मीडियन, यहाँ पे पुट कर देंगे बस वैल्यू, इस वाले फॉर्मूले में पुट कर देंगे, तो यहाँ पे क्या है 3 मीडियन इक्वल टू मोड की जगह हम क्या लिख सकते हैं 24 प्लस मीडियन, यहाँ पे 2 मीन, कुछ नहीं करना है, यहाँ पे 24 को छोड़ो, इन दोनों टर्म को इधर प्लस से इधर माइनस में ले आओ, 3 मीडियन यहाँ पे जो पहले से ही है वो लिखा पहले, मीडियन इधर आके माइनस का हो गया, और 2 मीन भी क्या हो गया माइनस का हो गया, इधर बचा हमारे पास 24। अब यहाँ से 3 मीडियन में से 1 मीडियन माइनस करा तो कितना बचा 2 मीडियन माइनस 2 मीन इक्वल टू 24। अब इसमें से 2 कॉमन लिया, 2 कॉमन लिया तो हमारे पास क्या आया यहाँ पे मीडियन माइनस मीन इक्वल टू 24, 2 इधर डिवाइड में उधर जाके मल्टीप्लाई में उधर जाके डिवाइड में, तो मीडियन माइनस मीन कितना हो जाएगा 24/2, इसे काटेंगे तो 12, तो डिफरेंस कितना आ गया हमारे पास मीडियन माइनस मीन कितना आ गया 12 ऑप्शन नंबर हमारे पास क्या बोलते हैं ए हो जाता है, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हमारा ये आंसर हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास ये वाला क्वेश्चन भी कंप्लीट, क्वेश्चन नंबर 7 भी यहाँ पे क्या हो जाता है हमारे पास कंप्लीट हो जाता है।
तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, जिसमें हमें प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन दिया हुआ है, ध्यान से समझना। डाइस वाला क्वेश्चन है। 2 डाइस आर टोस्ड साइमल्टेनियसली, मतलब 2 डाइस को साइमल्टेनियसली टोस्ट किया गया है। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ओड नंबर ऑन बोथ साइड डाइस, बोथ डाइस पे ओड नंबर आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। देखो सबसे पहले हमने क्या करा, एक टेबल बना लिया जो डाइस की पॉसिबिलिटी हो सकती है। हमने 2 डाइस की पॉसिबिलिटी लिया टेबल, ये एनसीईआरटी बुक में भी दी हुई है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने बना लिया है कि भाई 2 डाइस उछालेंगे तो कौन कौन से आउटकम आ सकते हैं। ये आ सकते हैं कि 1 से लेके हमारे पास 6 तक, एक बार 1 का 1 वाले बनेगा, एक बार 2 वाली। कहने का मतलब ये है ऐसे नंबर लिख लो, ठीक है, 6 तक ऐसे ही ऊपर लिख लो और इनकी मल्टीप्लाई करते चले जाओ, तुम्हारी आउटकम बन जाती है, ठीक है। पहले 1 की 1 में करी तो ये आया, 1 की 2 में करी तो ये वाले नंबर आया, 1 की 3 में करी तो ये वाले आया, फिर 1 की 4 में करी, ऐसे करते करते हर एक नंबर की पेयर बना लिया हर एक हमने। अब इन्होंने हमसे जो कहा है उसके अकॉर्डिंग चलते हैं। इन्होंने कहा बोथ डाइस में ओड नंबर आने चाहिए, कितने क्या आना चाहिए, ओड नंबर। तो ओड दोनों में ओड नंबर वाली सिचुएशन, एक तो ये है हमारे पास, एक हमारे पास ये है 2, ये 3, ठीक है। 2 वाले में तो एक भी नहीं होगा क्योंकि एक तरफ तो 2 आएगा ही आएगा, तो एक साइड इवन आ जाएगा, तो वो तो कैंसिल हो गया, क्योंकि दोनों तरफ ओड नंबर होने चाहिए ना। जैसे यहाँ पे 2 है और यहाँ 1 है, तो ये 1 तो ओड है पर 2 इवन है, तो ये तो कैंसिल हो गया, तो ये तो पूरी लाइन कैंसिल हो जाएगी। इस वाली रो में हमारे पास एक ये रहा, एक ये रहा, दोनों तरफ ओड वाला, एक ये रहा हमारे पास। इस वाली लाइन में 4 आ रहा है तो ये तो कैंसिल ही हो जाएगी। एक ये रहा इस वाली रो में हमारे पास, और इस एक ये वाला नंबर है, और कहीं इस वाली लाइन में भी नहीं होगा। तो गिनते हैं हमारे पास टोटल कितने हो गए, ये हमारे पास 8 हो गए। तो टोटल नंबर हमारे पास क्या है, टोटल नंबर हमारे 36 है, और फेवरेबल आउटकम कितने पेयर बने हमारे पास, 8 सॉरी 9 होने चाहिए ना, एक ये रहा, हाँ एक मिस हो गया, ये रहा 9, टोटल कितने बने 9, और 9/36 ऑप्शन नंबर हमारा डी हो गया, तो डी हमारा आंसर हो जाता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 8 भी, यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो जाता है, ठीक है। ऐसे करते हैं प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन, बहुत आसान होते हैं, इजीली कर पाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारे पास, द रेशियो ऑफ द टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ सॉलिड हेमिस्फीयर टू द स्क्वायर ऑफ इट्स रेडियस। ध्यान से समझो क्वेश्चन को। इन्होंने कहा है, सॉल्यूशन में देखते हैं हमें क्या बोला हुआ है। इन्होंने हमसे क्या कहा हुआ है कि भाई तुम्हें क्या करना है, सबसे पहले तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, तो टोटल सरफेस एरिया जो होता है ना हेमिस्फीयर का, वो क्या होता है, हमें उसका फॉर्मूला पता होना चाहिए सबसे पहले। वो होता है हमारे पास 3πr², ये होता है टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। और फिर इसने कहा है रेशियो बताना है हमें, रेशियो बताना है हमें उसकी रेडियस का स्क्वायर का। रेडियस का स्क्वायर करते हैं अब हम। रेडियस का स्क्वायर कितना होता है, रेडियस को मान लेते हैं r, इसके स्क्वायर, इन दोनों का रेशियो बताना है। तो रेशियो हमारे पास क्या आ जाएगा, रेशियो आ जाएगा हमारे पास 3πr² डिवाइड बाई r स्क्वायर। r स्क्वायर से r स्क्वायर कैंसिल हुआ तो नीचे 1 बचा, तो 3π/1, ये आंसर आ गया हमारे पास 3π/1, हमारा ऑप्शन नंबर सी। बहुत आसान क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 9 भी कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या कहा हुआ है, ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर का क्वेश्चन है, ध्यान से समझना। ये कह रहा है हमारे इफ sin थीटा इक्वल टू 1, जो हमें गिवन दिया हुआ है वो लिखते हैं। इन्होंने कहा है sin थीटा जो है वो बराबर 1 दिया हुआ है, ठीक है। और तुमसे पूछ लिया वैल्यू बतानी है, वैल्यू हमें बतानी है 1/2 sin θ/2 की वैल्यू बतानी है, इसकी वैल्यू क्या होगी। अब जो हमें गिवन दिया हुआ है उसकी हेल्प से देखते हैं। अब sin थीटा कितने डिग्री पे 1 होता है हमारे पास, sin थीटा होता है 90 डिग्री पे, तो मतलब कि sin 90 जो होता है वो होता है हमारे पास 1। तो यहाँ से थीटा की वैल्यू क्या आ गई, 90 आ गई यहाँ से हमारे पास, ठीक है। थीटा की वैल्यू कितनी आएगी, 90। अब थीटा की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे इसमें, तो 1/2 मल्टीप्लाई sin 90/2, इसे काटा तो 45, तो यहाँ पे 1/2 मल्टीप्लाई sin 45 आ गया। अब देखो ऐसा नहीं था कि हम यहाँ पे 1/2 जो है इसकी मल्टीप्लाई कर देगा, sin थीटा की वैल्यू रख के 2 से डिवाइड कर दिया, ऐसा नहीं। पहले थीटा ही सोल्व करना है हमारे पास, ये थीटा सोल्व करोगे तभी उसके बाद वैल्यू पुट करनी है, ऐसे नहीं कर सकते, ठीक है। तो यहाँ पे sin 45 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√2, इसको सिंप्लीफाई करा तो 1/2√2 आ गया। 1/2√2 की कौन सा ऑप्शन नंबर ए हमारा, तो आंसर ये हो जाता है हमारे पास, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 भी हमारा कंप्लीट हो जाता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, 3rd चैप्टर का है, ठीक है भाई। अब इसमें हमें क्या दिया हुआ है वो चीज देखते हैं। 2 लाइन्स आर गिवन टू बी पैरेलल, 2 लाइन पैरेलल दी हुई है, ठीक है भाई। द इक्वेशन ऑफ वन दीज लाइन इज, ये एक लाइन की इक्वेशन ये है, देन द सेकंड लाइन की इक्वेशन क्या होगी। देखो पहले एक चीज समझो, हमारे पास इसमें रेशियो होते हैं, इनके कोफिशिएंट के रेशियो होते हैं जो पैरेलल लाइन में हमें बताया होता है, वो चीज समझो पहले। जो पैरेलल लाइन होती है ना, अगर 2 लाइन की इक्वेशन अगर पैरेलल है या 2 लाइन आपस में पैरेलल है, तो उनकी लाइन की इक्वेशन का जो रेशियो होता है ना वो क्या होता है, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2, ये होता है पैरेलल लाइन की सिचुएशन, ये है। इससे पता करते हैं पैरेलल लाइन, जिसने 3rd चैप्टर एनसीईआरटी बुक से कर रखा है उसे समझ में आ रहा होगा क्या बात है, क्या बात हो रही है कि अगर पैरेलल लाइन तो उनके कोफिशिएंट का रेशियो यस इक्वल होता है या फिर नॉट इक्वल होता है। तो यहाँ से वही चेक करेंगे हम सिंपली, हमें एक इक्वेशन क्या दी हुई है
5x माइनस 3y इक्वल टू 2। अब इनमें से चेक करनी है ऐसी कौन सी इक्वेशन है जिनमें ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हो। तो ऐसी कंडीशन मुझे जो नज़र आ रही है वो हम देख सकते हैं कौन सी। हम देख सकते हैं ऑप्शन ए को देखते हैं एक बार ट्राई करके। ऑप्शन ए को, हाँ ऑप्शन ए को ट्राई करके देखते हैं। देखो इसका कोफिशिएंट हमारे पास ये a1 मान लेते हैं, ये a2 मान लेते हैं, वो सॉरी b1 मान लेते हैं और ये c1 मान लेते हैं। अब पहली वाली इक्वेशन को देखते हैं। पहली वाली इक्वेशन में हमारे पास -15 है, 5/-15 रखा इक्वल टू -3/-9 बन रहा है। ये तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ पे माइनस नहीं हो रहा तो पहला तो कैंसिल हो गया, पहला ऑप्शन नहीं है। क्योंकि ये देखो ये वाला ऑप्शन हमारे पास बी वाला किस में आ रहा है, प्लस में, ये नेगेटिव में आ रहा है, तो ये तो कैंसिल हो गया। अब ट्राई करते हैं हम करते हैं डी ऑप्शन को, डी को ट्राई करते हैं हम। देखो सोचना पड़ता है कि कहाँ से बन सकता है, डी को ट्राई करते हैं हम। तो 5/-15 इक्वल टू -3/+9 इक्वल टू 2/5। देखो इसका कोफिशिएंट रखा अपनी इक्वेशन का जो हमारा a1 था और इस वाली कोफिशिएंट को हमने a2 माना, इसको b2 माना, इसको c2 माना, ऐसे करके हमने यहाँ पे फॉर्मूले में वैल्यू रख दी। यहाँ से देखा 5 1 5 5 3 15, यहाँ पे आ रहा है माइनस का 1/3, 3 1 3 3 3 9, यहाँ भी माइनस का 1/3। पहली सिचुएशन करके सेटिस्फाई, और लास्ट वाली इक्वल नहीं बन रही, 2/5 कटेगा नहीं, नॉट इक्वल, तो यही वाली सिचुएशन सेटिस्फाई कर रही है। तो इक्वेशन कौन सी, इक्वेशन नंबर डी, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो गया हमारे पास। तो ये सिचुएशन सेटिस्फाई यहाँ पे कर रही है, तो क्वेश्चन नंबर 11 भी यहाँ पे हमारा कंप्लीट हो जाता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है एपी चैप्टर का, जिसमें हमें क्या कह रहा है, 3 नंबर्स इन एपी, 3 नंबर बता दिए एपी में, हैव द सम 30, सम बता दिया उनका 30 दे रखा है। व्हाट इज इट्स मिडल टर्म, ठीक है भाई, पहले सिचुएशन समझो इसकी किस तरीके की दी हुई है। इन्होंने कहा हुआ 3 नंबर है वो एपी में है, मान लेते हैं A1 और A2 और A3, या फिर ऐसे नहीं A1 A2 तो हम क्वेश्चन आंसर करने में करेंगे। पहला नंबर फर्स्ट नंबर ये मान लेते हैं, सेकंड नंबर हमारा ये है और थर्ड नंबर हमारा ऐसे। अब ध्यान देखो सेकंड नंबर को हम लेट कर लेते हैं, वो हमारी A है, क्या है A। जो इससे प्रीवियस नंबर होता है वो A-D होता है, और जिसका नेक्स्ट वाला नंबर होता है वो A+D होता है। ये एपी की कंडीशन होती है कि उसके पीछे वाला नंबर D माइनस करके आता है, उसके आगे वाला नंबर हमारा D प्लस करके आता है, कॉमन डिफरेंस प्लस करके आता है। तो 3 नंबर हमने लेट कर लिए ये वाले, ठीक है भाई। अब इनका सम हमें दिया हुआ है 30, तो वो रख लेते हैं हमारे पास अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो दिया हुआ है, ध्यान से समझना भाई, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास A-D प्लस A प्लस D इक्वल टू 30, ये हमने यहाँ पे मान लिया। D से यहाँ D कैंसिल आउट हो गया, A 3 बार है, 3A हो गया यहाँ पे इक्वल टू 30। ये इधर यहाँ पे हमारे पास ये हमारा डिवाइड में गया, तो A कितना आ गया यहाँ पे 30/3 काटा, तो हमारे पास कितना आया 10, 3 10 30। तो यहाँ पे A की वैल्यू कितनी है, A ही हमने मिडल टर्म मानी थी, तो मिडल टर्म हमारे पास क्या हो गई, मिडल टर्म हमारे पास हो गई 10। देखो अगर सॉल्यूशन में आता है तो भी कैसे करना है वो बता रहा हूँ, तो ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाता है यहाँ पे। तो क्वेश्चन नंबर 12 भी हमारे यहाँ पे कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो इजी क्वेश्चन है, आराम से कर पा रहे, स्टैंडर्ड गया है ये, अब आसान तरीके से समझोगे तो आसानी लगेंगे क्वेश्चन। तो अब यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है, 13 हाँ 12 हुआ था ये, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 6 चैप्टर का है, ट्रायंगल चैप्टर का, ध्यान से समझना। क्या कह रहा है, इन ट्रायंगल डी ई पैरेलल है बी सी के, मतलब कि जो ये वाली लाइन है डी ई बी सी के पैरेलल दी हुई है, ठीक है भाई। इफ ए डी 4 सेंटीमीटर है, ए डी मतलब ये वाली लेंथ जो है वो 4 सेंटीमीटर है, ठीक है भाई। ए बी जो है, ए बी पूरी साइड जो है, ये पूरी लेंथ जो है वो 9 सेंटीमीटर दी है, ठीक है। फिर इन्होंने कहा ए सी, ये वाली पूरी साइड जो है ये 13.5 सेंटीमीटर दी हुई है। देन ई सी बतानी है, ये वाली लेंथ बतानी है तुम्हें, ई सी कितनी होगी, ये वाली लेंथ ई सी बतानी है कितनी होगी। देखो अब जब पैरेलल दी हुई है ना, तो ये बड़े वाला ट्रायंगल और छोटे वाला ट्रायंगल आपस में सिमिलर होंगे ही होंगे, ये थ्योरम होती है, एमसीक्यू क्वेश्चन में प्रूफ तो करके नहीं दिखाना। तो यहाँ पे ना जब ये देखो डी ई जो है वो पैरेलल है बी सी के, जब पैरेलल लाइन ऐसे दी होती है ना, ऐसे वाली, ये वाली पैरेलल, तो ये जो ऊपर ट्रायंगल बन रहा है ना ए डी ई वो सिमिलर होगा, ये जो पूरा बड़ा ट्रायंगल बन रहा है ना ए बी सी के, ये सिमिलर ही होता है हमेशा। तो इनके साइड के रेशियो भी आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। देखो ए डी लेता हूँ पहले मैं, ए डी अपॉन ए बी बराबर होगा तुम्हारा ए ई अपॉन किसके, ई सॉरी ए सी के होगा। इस वाले ट्रायंगल की वाली साइड ली और इस वाले ट्रायंगल की फिर ये वाली इसके रेशियो में, ये वाली साइड इस वाले के रेशियो में, कोरस्पोंडिंग साइड के रेशियो आपस में इक्वल होते हैं। अब ए डी हमारे पास 4 है, ए बी हमारा 9 है, इक्वल टू ए ई हमें पता नहीं कितना है, ए सी हमारे पास 13.5 है, ठीक है भाई। ये इधर डिवाइड में तो जाके मल्टीप्लाई में 4 मल्टीप्लाई में 13.5 आ गया, डिवाइड बाई 9 यहाँ पे हमारे पास, ठीक है, इक्वल टू ए ई। अब इसको काटेंगे तो 9 से ये वाला कट जाएगा, 9 1 9 और यहाँ पे कटेगा 9 1 9, यहाँ पे कैरी गया हमारे पास क्या बोलते हैं 4, 9 5 45,
9 5 जा 45, तो 4 मल्टीप्लाई 1.5 आ गया हमारे पास ए ई की वैल्यू हमारे पास ये आ गई। मल्टीप्लाई नहीं कर रहा, क्यों नहीं कर रहा उसका भी रीज़न है, देखो सोल्व करेंगे तो हमें पता लग जाएगा। चलो कर ही लेते हैं, या फिर 4 5 जा 20 हमारे पास यहाँ पे हो गया हमारे पास चलो 15 4 जा 60 होता है, तो यहाँ पे 6.0 आ गया। लो डायरेक्टली सिंप्लीफाई कर दिया मैंने, डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दी, ठीक है, पॉइंट लगा दिया, बन से गया। तो ए 6 आ रहा है। अब ध्यान से देखो, जो ए सी है वो ए ई प्लस ई सी है। अब ए सी हमारे पास 13 है, 13.5, ए ई हमने निकाल लिया 6 प्लस ई सी, ये इधर जाएगा माइनस का, 13.6 में से 13.5 में से माइनस करूंगा मैं 6 को, तो आएगा हमारे पास 5 पॉइंट, यहाँ पे माइनस करा, यहाँ पे आ गया 7.5, तो ई सी कितना आ गया 7.5, ऑप्शन नंबर बी। तो क्वेश्चन नंबर 13 यहाँ पे हमारा कंप्लीट हो जाता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर का, ध्यान से समझना। एट सम टाइम ऑफ अ डे, मतलब दिन का कोई समय है, द लेंथ ऑफ शेडो ऑफ अ टावर, मतलब जो टावर की शेडो की जो लेंथ है, इज इक्वल है, वो इक्वल है इक्वल टू द इट्स हाइट, उसकी हाइट के इक्वल है। तो सन का एल्टीट्यूड कितना होगा उस टाइम पे, ध्यान से समझो। ये कह रहा है एक टावर है, उसकी हाइट h है, उसकी शेडो है, उसकी हाइट उसकी जो शेडो की लेंथ है ना, वो उसकी हाइट के बराबर है। अगर ये हमने h मानी है तो ये भी क्या होगी, h होगी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो इस टाइम पे ये जो हमारा एंगल बन रहा होगा, एंगल ऑफ एलिवेशन, वो कितना होगा, वो बात पूछा इन्होंने। तो देखो ये परपेंडिकुलर होता है, ये बेस होता है, तो tan, अगर मैं देखो tan थीटा इजकल टू परपेंडिकुलर बेस होता है, यहाँ पे tan थीटा इजकल टू h अपॉन h, परपेंडिकुलर भी हाइट है और बेस भी हमारा हाइट है जो हमने लेट की है, ध्यान से समझना। तो देखो हमने यहाँ पे, मैं तुम्हें लिख के ही बताता हूँ, लेट कर लेते हैं, जो हाइट ऑफ टावर है वो हमने h मानी, और जो लेंथ ऑफ शेडो वो भी हमने h मानी, ये लेट कर लिया क्योंकि इक्वल दी हुई है। बस इसमें यहाँ पे फॉर्मूले में वैल्यू की tan थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, ये डायग्राम बना था, h से h कटा, यहाँ पे 1 आ गया, तो tan थीटा इक्वल टू 1, tan कितने डिग्री पे 1 होता है हमारे पास, वो थीटा होता है 45 पे, कितने डिग्री पे होता है 45 पे, तो हमारा थीटा कितना आ गया 45, यही पूछा था इन्होंने, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। यहाँ पे हमारा ये भी कंप्लीट हो जाता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 15। ये हमारे पास सर्कल चैप्टर का क्वेश्चन है, ध्यान से समझना। इन द गिवन फिगर ए बी एंड ए सी आर टेंजेंट्स, ए बी और ए सी जो है टेंजेंट्स हैं, ये वाली जो लेंथ दी हुई है, मैं देखो यहाँ पे बताता हूँ, ये इस पे सॉल्व हो जाएगा, बहुत आसान क्वेश्चन है। ये कह रहा है जो ए बी है ना और जो ए सी है, ये दोनों टेंजेंट हैं, और किसी एक सर्कल पे अगर एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट होती है तो वो आपस में क्या होती है, इक्वल होती हैं। ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है, ठीक है। इफ़ ए बी सी 42 डिग्री का है, देन द एंगल ऑफ बी ए सी कितना होगा, बी ए सी, ये वाला एंगल हमसे पूछा, ये वाला। अब एक चीज़ देखो, इसमें जो हमारा डायग्राम बनना है, ये साइड अपोजिट साइड इक्वल है इन ट्राइंगल में हमारे पास, चलो मैं सोल्व करके बताता हूँ तुम्हें। यहाँ पे देखो सॉल्यूशन में, इन ट्राइंगल ए बी सी, हमारे पास जो ए बी है वो बराबर है ए सी के, बोथ आर टेंजेंट्स, ठीक है, इक्वल है। तो हमारे पास ध्यान से देखो, जो एंगल है ए बी सी वो बराबर हो जाएगा एंगल ए सी के, ए सी बी के, और दोनों ही कितने हो जाएंगे 42 डिग्री के, ठीक है। अब एंगल हम प्रॉपर्टी लगाते हैं, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी कितना होगा हमारे पास 180 डिग्री का, तीनों एंगल का सम। एंगल ए को इन्होंने क्या बोला हुआ है, एंगल बी ए सी लिख लेता हूँ मैं यहाँ पे, प्लस एंगल बी 42 डिग्री का है, प्लस ये भी हमारा क्या है 42 का ही, एंगल सी पे भी दोनों इक्वल साइड थी 180, इन्हें प्लस करा उधर माइनस में भेज देंगे, बी ए सी इक्वल टू 180 माइनस इन दोनों को प्लस करके कितना आ रहा है 84, इसे माइनस कर देंगे तो बी ए सी कितना आ जाएगा यहाँ पे, इसे माइनस करेंगे तो 6, और यहाँ पे आ जाएगा तुम्हारा एक कैरी गया ना, 84 ही बन रहा है ना, हाँ ठीक है 84, तो यहाँ पे आ जाएगा तुम्हारे पास, इसे माइनस करा 9 आ जाएगा, हाँ 96, तो बी ए सी कितना आ गया हमारा 96, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर हमारा ए हो गया ये, ठीक है, ये सर्कल चैप्टर का था, ठीक है भाई। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 15 कंप्लीट हो जाता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 16 पे। ये हमारे पास कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का है, 7 चैप्टर का क्वेश्चन, ध्यान से समझना। द फोर्थ वर्टेक्स डी, जो फोर्थ वर्टेक्स है डी ऑफ अ पैरेललोग्राम ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है, चलो पैरेललोग्राम बना लेते हैं भाई, इन्होंने जो हमें बता दिया पैरेललोग्राम, ठीक है भाई, ये बता दिया इन्होंने हमें पैरेललोग्राम। फिर इन्होंने हमसे बोल दिया इसके हम ए बी सी नाम रख देते हैं, ए बी सी और डी। अब इसके मैं डायगोनल बनाता हूँ, डायगोनल का यूज़ पड़ेगा, ये एनसीईआरटी में ऐसा एग्जाम्पल है, ठीक है, उसके जैसा क्वेश्चन है ये।
ठीक है भाई, तो यहाँ पे अब हम डायगोनल बना लेते हैं, इसके डायगोनल बना दिए। एक इसकी प्रॉपर्टी ध्यान रखना, जो पैरेललोग्राम में डायगोनल है ना वो इंटरसेक्ट करते हैं एक दूसरे को, ठीक है, डायगोनल एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, उसको ओ पॉइंट मान लेते हैं हम। अब इसके जो जो कोऑर्डिनेट दिया हुआ है वो रखते हैं। ए हमारा दिया हुआ है -2 और 3, बी हमारा दिया हुआ है 6 और 7, और सी हमें दिया हुआ है 8 और 3। हमसे डी के कोऑर्डिनेट पूछे हैं एक्स और वाई, ये क्या होंगे तुम्हारे, ठीक है। अब एक चीज ध्यान से समझो, जो ये डायगोनल है इनका ये मिड पॉइंट ओ है, दोनों डायगोनल का मिड पॉइंट ओ है, दोनों का मिड पॉइंट क्या है, कॉमन है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे सॉल्यूशन में, अगर ऐसा क्वेश्चन सोल्व करने में आता है 2 मार्क्स में तो कैसे करना है वो चीज़ मैं बताता हूँ। यहाँ पे लिखेंगे जो मिड पॉइंट ऑफ डायगोनल AC एंड BD आर इक्वल सेम, या फिर आर सेम, ठीक है, ये होते हैं हमारे पास, ये हमारी प्रॉपर्टी है एक, ठीक है, ये ध्यान रखना। तो मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज करेंगे हम और दोनों को कंपेयर करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे हम जो मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट ऑफ AC बराबर होगा मिड पॉइंट ऑफ BD डायगोनल के। तो AC लाइन हमारी कौन सी है, AC ये रहा, इसमें हमारा x1 ये है, y1 ये है, x2 ये है और y2 ये है। ऐसे ही हमारे पास अगर मैं BD डायगोनल में देखूँ, हमारे पास ये x1 मान लेता हूँ, ये y1, ये x2 और ये y2 मान लेता हूँ, ठीक है भाई, ऐसे ही हमने मान लिया। अब सोल्व करते हैं। मिड पॉइंट का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, जो मिड पॉइंट होते हैं हमारे पास फॉर्मूला होता है, देखो इस वाले डायगोनल के लिए हमारे पास x और y का जो फॉर्मूला बनेगा, x के लिए जो फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा हमारे पास x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2, और y के लिए जो फॉर्मूला बनेगा y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2। मिड पॉइंट फॉर्मूला होता है हमारे पास, मैं यहाँ पे समझाता हूँ। देखो ये लाइन है हमारे पास, a और b मैंने लाइन मान ली, इसका मिड पॉइंट फाइंड करने हैं x और y। तो इस वाले x के लिए फॉर्मूला बनेगा x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2, और इस वाले y के लिए फॉर्मूला बनेगा y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2। ये मिड पॉइंट फॉर्मूला होता है, और x1 y1 इसके कोऑर्डिनेट एक है, और y1 और सॉरी x2 और y2 इसके कोऑर्डिनेट b के, ऐसे होता है हमारे पास ये मिड पॉइंट का फॉर्मूला। अब यहाँ पे मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, इसे थोड़ा ध्यान से समझना कि भाई हमारे पास मिड पॉइंट जो AC है, AC लाइन है, AC लाइन का जो मिड पॉइंट होंगे वो सेम होंगे, ऐसे ही जो इसके मिड पॉइंट होंगे हमारे x और y दोनों सेम होंगे। अब इसके AC के मिड पॉइंट के लिए x, मिड पॉइंट जो x है उसका फॉर्मूला हमारे पास ये बनेगा, उसे सिंप्लीफाई करने के लिए ये यहाँ पे, ठीक है। और ऐसे ही यहाँ पे BD का मिड पॉइंट का जो फॉर्मूला बनेगा x के लिए हमारे पास क्या बनेगा, x1 प्लस y1 x2 डिवाइड बाई 2, दूसरा x2 y2 y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2, ये फॉर्मूला बनेगा। अब दोनों ये इक्वल है, ये वाला x जो है इस वाले x के इक्वल है, ये वाला y इसके इक्वल है, यहाँ से कंपेयर करेंगे हम वैल्यू को। अब देखो AC के लिए x1 कितना है -2 प्लस, और x2 कितना है 8 डिवाइड बाई 2। इसी तरीके से करना होता है, ध्यान से समझना। y1 कितना है, इसके लिए हमारे पास y1 है 3, y2 कितना है 3 और डिवाइड बाई 2। यहाँ से माइनस करा 6/2 आया, यहाँ भी 6/2 आया, दोनों सेम आए तो 3 3 आ गया। यहाँ से x की वैल्यू यहाँ पे ये आ रही है, y की वैल्यू यहाँ पे ये आ रही है। यहाँ पे करते हैं इसे सिंपल, x1 x ही रहेगा हमारे पास क्योंकि x हमें फाइंड करना है, x2 हमारे पास 6 है डिवाइड बाई 2 और कोमा यहाँ पे y1 हमारा y रहेगा प्लस y2 हमारे पास कितना है 7, इसके लिए यहाँ पे देखो, ठीक है भाई, ये 2 डिवाइड बाई यहाँ पे। अब यहाँ से हम कंपेयर करेंगे x प्लस 6/2 और बाय 7/2, यहाँ से कंपेयर करेंगे। यहाँ पे लिखता हूँ ऑन कंपेयरिंग, ठीक है, x की वैल्यू से x वाले को कंपेयर करेंगे, y की वैल्यू से y वाले को कंपेयर करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे हम x प्लस 6/2 इजकल टू 3, तो ये मल्टीप्लाई में उधर गया तो x कितना आ गया इजकल टू हमारे पास ये उधर गया प्लस 6 इजकल टू 3 2 जा 6, यहाँ पे हो गया 6 3 2 जा 6 और यहाँ से इधर आया -6 माइनस 6, x की वैल्यू कितनी आ गई 0। अब y वाली वैल्यू कंपेयर करते हैं, y प्लस 7 डिवाइड बाई 2 इजकल टू 3, तो y प्लस 7 इजकल टू 3 मल्टीप्लाई 2 जो कि 6 हो जाएगा, y इजकल टू 6 माइनस 7 जो कि y की वैल्यू आ गई -1। तो x आया 0, y आया -1। थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन था, ठीक है, ये एग्जांपल दिया हुआ है एनसीईआरटी बुक में इस तरीके का। तो ये हो गया ऑप्शन नंबर बी हमारा, जो कि x आई हमारी 0 और y आया -1। ठीक है, थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन है भाई, ध्यान से समझना, आसान नहीं है ये वाला क्वेश्चन, ये थोड़ा लेंथी क्वेश्चन था, एमसीक्यू में नहीं होना चाहिए था बल्कि ये।
पर दे रखा है तो सोल्व तो करना ही था। ठीक है भाई, तो 0 और -1 हमारा आंसर आ जाता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास प्रोबेबिलिटी का 17 फॉर एन इवेंट, ध्यान से समझो, फॉर एन इवेंट ई, इवेंट ई है जिसमें इफ पीई मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ पॉसिबल इवेंट, प्रोबेबिलिटी ऑफ इम्पॉसिबल इवेंट बराबर क्यू दिया हुआ है। ये इंपेरिकल रिलेशन होता है हमारे पास प्रोबेबिलिटी का, इस पे क्वेश्चन आता ही आता है, ध्यान से समझना। ठीक है, फिर इन्होंने ये चीज दे दी, फिर पूछ लिया वैल्यू ऑफ क्यू स्क्वायर -4 की वैल्यू बताओ। अब तुम्हें एक ध्यान रखना है, हमारे पास जो प्रोबेबिलिटी ऑफ पॉसिबल इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ इम्पॉसिबल इवेंट बराबर 1 होता है। अब यहाँ पे कंपेयर करें तो 1 की जगह क्यू लिखा हुआ है, मतलब कि क्यू की वैल्यू हमें 1 है, हमारे पास 1 है क्यू की वैल्यू, क्योंकि देखो ये हमारा फॉर्मूला होता है प्रोबेबिलिटी का। अब इसको इन्होंने क्यू के केवल बता दिया, हमने देखा यहाँ पे ये इससे कंपेयर करा तो 1 के बराबर क्यू लिखा हुआ है, तो क्यू की वैल्यू 1 आ गई। अब हमें वैल्यू किसकी चाहिए क्वेश्चन में, क्यू स्क्वायर -4 की, क्यू की जगह हमारा 1 रखो -4, और 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, -4 माइनस करा तो -3 आंसर आ गया। -3 कितना आसान क्वेश्चन था, तो -3 ऑप्शन नंबर ए है हमारे पास। ठीक है भाई, तो ये इस तरीके से करना था। इस फॉर्मूले में थोड़ा टफ लग रहा था, पर टफ नहीं था, ये बस कंपेयर करना था, हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए था। यहाँ पे ये वाला इंपेरिकल रिलेशन जो होता है प्रोबेबिलिटी का, कि पॉसिबल जो है हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ पॉसिबल इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ इम्पॉसिबल इवेंट वो बराबर हमेशा 1 होती है। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पे इससे कंपेयर करा, तो यहाँ से हमारे पास क्यू की वैल्यू 1 मिल गई हमें, और यहाँ पे हमने वो पुट कर दी जो आंसर चाहिए था हमें। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 17 यहाँ पे हमारा कंप्लीट हो जाता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन सर्कल चैप्टर का आ गया दोबारा से, क्वेश्चन नंबर 18। इसमें हमें क्या कह रहा है, इन द गिवन फिगर क्यू आर इज अ कॉमन टेंजेंट। देखो ये जो क्यू आर है ये कॉमन टेंजेंट बताई इन्होंने ऑफ टू गिवन सर्कल। ठीक है, टचिंग एक्सटर्नली, टच कर रही है एक्सटर्नली पॉइंट पे। ठीक है भाई, एट ए पे, यहाँ ए पे पॉइंट पे टच कर रही है। द टेंजेंट एट ए मीट क्यू आर, मतलब कि क्यू आर पे वो क्या करती है, मीट करती है। जो टेंजेंट ए पी है, वो ए से जो पी तक जो टेंजेंट बनी है वो क्यू आर पे टच करती है, जो कि पी पॉइंट है। इफ ए पी 4.2 सेंटीमीटर है, ए पी हमारा ये दे दिया 4.2 सेंटीमीटर, हमें ये बता दिया। देन द लेंथ ऑफ क्यू आर की लेंथ बतानी है। अब तुम पहले एक सर्कल चैप्टर का कॉन्सेप्ट समझ लो। सर्कल मैंने समझा रखा है बहुत अच्छे तरीके से, उसमें कॉन्सेप्ट भी समझाया हुआ है, पर मैं यहाँ पे फिर भी एक बार बता देता हूँ। अब ध्यान से समझो, अगर किसी भी सर्कल में ये ऐसे टेंजेंट जाती हैं दो किसी सेम एक्सटर्नल पॉइंट से, तो आपस में इक्वल होती हैं। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, एक सर्कल में ये वाली जो टेंजेंट बन रही है इस तरीके से, तो ए पी बराबर होगा क्यू पी के, तो यहाँ पे लिखते हैं हम, जो ए पी है वो बराबर होगा क्यू पी के। तो यहाँ से क्यू पी की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 4.2 सेंटीमीटर आई, क्योंकि ए पी इन्होंने हमें ये बन दिया 4.2 सेंटीमीटर। और यहाँ पे हमारे पास जो ए पी है वो बराबर है पी आर के भी बराबर है। ये देखो इस वाले सर्कल के टेंजेंट बन रहे हैं यहाँ पे ऐसे पी पॉइंट से, ध्यान से देखो इस तरीके से, इसके बराबर है। तो यहाँ से पी आर की वैल्यू भी कितनी आती है 4.2। अब हमें क्यू आर फाइंड करना है, ध्यान से देखना, क्यू आर हमें फाइंड करना, क्यू आर क्यू पी प्लस पी आर को करके आता है। और क्यू पी हमने कितना फाइंड कर लिया टेंजेंट की हेल्प से, 4.2 प्लस ये हमारा कितना हो गया, ये भी 4.2, तो ये हमारे पास हो जाता है 8.4 ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाता है। तो ये हमारा आंसर हो गया। बहुत आसान क्वेश्चन था, ध्यान से समझना। अब यहाँ पे लिख भी सकते हैं टेंजेंट्स, ठीक है, फ्रॉम पॉइंट, यहाँ पे मैं रीजन देता हूँ भाई, कभी क्वेश्चन में तुम्हें सोल्व करने के लिए टेंजेंट फ्रॉम पॉइंट पी, और ये भी टेंजेंट है, सेम रीजन है ये वाला, यहाँ पे टेंजेंट फ्रॉम पॉइंट पी, ये वाला भी दो टेंजेंट थी, इन वाली सिचुएशन का हमने यूज करके यहाँ पे टेंजेंट का हमने ये सिंप्लीफाई कर लिया। क्वेश्चन नंबर 18 हो जाता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। रीजन एसिरेशन वाले क्वेश्चन आ गए हमारे पास, ध्यान से समझना, बहुत से बच्चों के क्वेश्चन समझ में नहीं आते हैं। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन में हमें क्या बोला हुआ है, 19 क्वेश्चन में हमारे पास ये कह रहा है, जो एसिरेशन दिया हुआ इन्होंने क्या हुआ, मिड पॉइंट ऑफ अ लाइन सेगमेंट, ये 7 चैप्टर का क्वेश्चन है, डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट इन रेशियो। ये कह रहा है एक लाइन है ए बी, उसका जो मिड पॉइंट होता है ना, डी वाला जो मिड पॉइंट है, ये अगर मिड पॉइंट पे लाइन इंटरसेक्ट कर रही है तो वो रेशियो में, किस रेशियो में डिवाइड होती है, 1:1 में डिवाइड होती है, 1:1 में। भाई ये सही बात है, अगर कोई भी लाइन मिड पॉइंट से डिवाइड हो रही है उसकी तो 1:1 में डिवाइड होती है। ठीक है, तो ये तो भाई इनका ट्रू दे रखा है, ये चीज ध्यान रखना है, कोई भी लाइन अगर उसके मिड पॉइंट से डिवाइड हो रही है तो 1:1 में डिवाइड होती है हमेशा। ठीक है, तो ये हमें याद रखना है, और ये चीज तो इसका मतलब ये चीज इन्होंने सही दी हुई है। ठीक है भाई, एसिरेशन तो एसिरेशन तो हमारा ठीक है, ट्रू है। अब रीजन पढ़ते हैं इसमें, द रेशियो इन विच द पॉइंट ये -k और -3 और k डिवाइड, ये डिवाइड करता है तुम्हारा सेगमेंट जॉइनिंग, लाइन सेगमेंट जॉइनिंग ये और ये, इस रेशियो 1:2। अब ध्यान से देखो, ये कह रहा है तुम्हारे पास जो तुम्हारी लाइन है, एक लाइन सेगमेंट है, जो तुम्हारा पॉइंट है -5 और 4, और दूसरा है -2 और 3।
ये कह रहा है द रेशियो इन विच पॉइंट, एक रेशियो है जो कि 1:2 दे दिया इन्होंने, जो डिवाइड कर रहा है इस लाइन को -3 और k में। इस पॉइंट पे क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। क्या ये सही बात है, ये हमें चेक करके बतानी, इन्होंने सही दिया हुआ है या गलत दिया हुआ है। ठीक है, ध्यान से समझो क्वेश्चन को। ये कह रहा है द रेशियो इन विच पॉइंट, मतलब पॉइंट ये जो है, ये पॉइंट जो है लाइन सेगमेंट, जो इस लाइन सेगमेंट इन 2 पॉइंट से बनती है वो इस रेशियो में डिवाइड होता है। क्या ये सही है और या नहीं है, ये चीज़ हमें यहाँ पे बतानी है। अब ध्यान से देखो, हमारे पास पहले हम क्या करेंगे, चेक करेंगे जो ये x की वैल्यू है ना, इस रेशियो से सही निकलती है नहीं, तो वो चीज़ चेक करते हैं। हमारे पास जो सेक्शन फॉर्मूला होता है वो चीज़ समझो, यहाँ पे सेक्शन फॉर्मूले का यूज़ होगा। सेक्शन फॉर्मूले में हमारे पास जो x की वैल्यू, मतलब ये जो x है, ये वाला x और y, इनकी वैल्यू कैसे फाइंड होती है वो देखो। ये होता है हमारा m1 x2 प्लस m2 x1 डिवाइड बाय m1 प्लस m2, ये फॉर्मूला होता है। और y के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है, y के लिए m1, ठीक है भाई, और ये होता है तुम्हारा y2 प्लस m2 और y1 डिवाइड बाय m1 प्लस m2। देखो ध्यान से देखो, ये हमारा x1 होता है, ये y1, ये x2 और ये y2 होता है। अब ये वाली x की वैल्यू के लिए और ये वाली y की वैल्यू के लिए फॉर्मूले हमारे पास सेक्शन फॉर्मूला में ही होता है। जिसने 7 चैप्टर एनसीईआरटी से पढ़ा हुआ है उसके लिए बहुत आसान होगा, ये सेक्शन फॉर्मूला उन्हें पता होगा। ठीक है, अब हम ये x की वैल्यू इस रेशियो से, ये रेशियो होते हैं हमारा m1 और ये m2 होता है, इस वाले रेशियो से चेक करेंगे क्या x की वैल्यू उन्होंने सही दी हुई है गलत दी हुई है। यहाँ पे x वैल्यू चेक करते हैं। m1 हमारा 1 है, मल्टीप्लाई x2 हमारा -2 है, प्लस m2 हमारे पास 2 है, मल्टीप्लाई x1 हमारा -5 है। m1 1 प्लस 2 चेक करते हैं। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई करिए -2 और ये माइनस का 10 आया, डिवाइड बाय 3 इक्वल टू -12/3, काटा तो माइनस का 4 आ रहा है भाई। इन्होंने माइनस, अब देखो यहाँ पे x की वैल्यू इन्होंने हमें क्या दी हुई है, x की वैल्यू इन्होंने -3 दी हुई थी, पर हमारी तो x की वैल्यू -4 आ रही है। इसका मतलब ये हमारा रीजन जो है गलत है। यहाँ से चेक करा हमने, ये हमारा जो आ रहा है रीजन गलत आ रहा है। तो यहाँ से अब ऑप्शन कौन सा होगा हमारे पास, अगर हम ध्यान से देखें, एसिलेशन तो हमारा ठीक है, एसिलेशन क्या है, ट्रू है, बट रीजन फॉल्स, तो ऑप्शन नंबर सी है ऐसे में हमारे पास। ऑप्शन नंबर सी हो गया इसके लिए ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया, सी, आंसर सी हो जाता है इसका। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 20 पे। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या दिया हुआ है, ये कह रहा है हमारे पास एसिलेशन दिया हुआ है, इफ सरकमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल इज ये, देन इट्स रेडियस इज 28 सेंटीमीटर। चलो भाई चेक करते हैं इन्होंने ये बात हमें सही दी हुई है या गलत दी हुई है। यहाँ से पहले इसको इरेज कर देते हैं। हो जाए भाई, तो यहाँ पे हमारे पास अब इन्होंने बोला हुआ सरकमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल, मतलब कि सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला लिखते हैं। सबसे पहले हम सरकमफ्रेंस हमें दिया हुआ इन्होंने 16176 और सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला होता है 2πr, ये हमें इन्होंने दे रखा है इसके बराबर। तो यहाँ से इन्होंने कहा रेडियस 28 सेंटीमीटर होगी या नहीं, वो चेक करते हैं हम पहले। देखो जो दिया होता है ना उसको, इनकी जो इनकी स्टेटमेंट है उसको देखना होता है ये सही दी हुई है गलत दी हुई है। इन्होंने बोला सरकमफ्रेंस है सर्कल का 176 और उसकी रेडियस होगी 28, तो चेक कर लेते हैं भाई यही बात है सही या नहीं। तो यहाँ पे हमने सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला रखा और यहाँ पे हमारे पास 176 इन्होंने सरकमफ्रेंस दिया तो उसको इक्वल में रख लिया। तो यहाँ से रेडियस फाइंड करते हैं, फिर देखते हैं रेडियस हमारी 28 आती है या नहीं आती। तो r इक्वल टू कितना हो जाएगा, 176 डिवाइड बाय 2π, ये डिवाइड में आ गया इधर। तो r इक्वल टू 176 डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू 22/7, ये 7 इधर डिवाइड में तो ऊपर जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगी। तो यहाँ पे 176 मल्टीप्लाई में 7 डिवाइड में 2 मल्टीप्लाई में 22 से काटते हैं। 11 2 जा 22, 11 1 जा 11, 11 6 जा 66 और ये कट गया हमारे पास 2 2 जा 4, ये पूरा कट गया यहाँ से 4 4 जा 16, 7 4 जा 28। भाई सही दी हुई है, रेडियस सही आ गई, इन्होंने सही बात बोली हुई थी, तो ये हमारा करेक्ट हो जाता है, एसिलेशन करेक्ट है। अब चेक करते हैं, ये कह रहा है रीजन सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या होता है 2πr, 2πr भाई फॉर्मूला तो हमने सही रखा था 2πr, मतलब इन्होंने सही बोल दिया। जो एसिलेशन है वो भी करेक्ट है और रीजन जो है वो भी करेक्ट है और एक्सप्लेनेशन भी है वो, क्योंकि देखो सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला यही तो होता है। तो एसिलेशन का जो रीजन दिया इन्होंने, एसिलेशन का एक्सप्लेनेशन हो गया ये। तो यहाँ पे हम ऑप्शन चेक करेंगे, देखो बोथ एसिलेशन एंड रीजन आर ट्रू, ठीक है भाई, आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एसिलेशन। अब ये बताओ जो रीजन है ये हमारे एसिलेशन को सही तरीके से एक्सप्लेन कर रहा है, जो रीजन है हमारा एसिलेशन को एक्सप्लेन कर रहा है। हाँ भाई सही कर रहा है, क्योंकि हमने सरकमफ्रेंस के फॉर्मूले से तो फाइंड करा उसका आंसर, तो उसी से ही वो सोल्व होता है। ठीक है सही है, तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाता है हमारा ए, तो इसका आंसर हो जाता है ए। तो क्वेश्चन नंबर 20 का हमारे पास आंसर हो जाता है ए। अब यहाँ पे हमारे पास सेक्शन ए कंप्लीट हो जाता है, नेक्स्ट पार्ट में हम अदर सेक्शन को करेंगे। ठीक है, तो इस वाले पेपर का हमारा सेक्शन जो है कंप्लीट हो जाता है और नेक्स्ट पार्ट भी देखना जरूर, तो क्योंकि उसमें क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट होते हैं और पूरे इस वाले सेक्शन ए को अच्छे से समझना। ठीक है भाई, क्योंकि ये बोर्ड का पेपर जो होता है बहुत हेल्पफुल होता है एग्जाम के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।